और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 8,000 करोड़ से ज्यादा की जो रेल परियोजनाएं उनका उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इनमें पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना भी शामिल है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री रखेंगे। इसके अलावा पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ओडिशा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण जो है वो हो गया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उधर G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आज जापान रवाना हो रहे हैं। 19 से 21 मई तक का ये कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जापान में रहेंगे। जापान में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से औपचारिक मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का जापान में G7 समिट में हिस्सा लेना इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है कि भारत उन गिने चुने देशों में शुमार है जो परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हिरोशिमा के शांति स्मारक पार्क भी जाएंगे, जहां हिरोशिमा त्रासदी में जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि वो अर्पित करेंगे। जापान के बाद प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, जहां वो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री क्वाड लीडर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो कई दो पक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा यहां पर होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उधर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पंजाब सरकार के मुताबिक इमरान खान के जमान पार्क के घर में 40 आतंकी छुपे हुए हैं, इस तरह के इनपुट है, और इन्हें 24 घंटे में इमरान खान पुलिस के हवाले करें। इसके बाद इमरान खान की तरफ से ये बात आई है कि उन्होंने कहा कि अगली गिरफ्तारी से पहले शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट है। पुलिस ने मेरे घर को चारों ओर से घेर लिया है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे फंसाने के लिए हिंसा की गई, कोर्ट में मेरे कत्ल की साजिश रची गई, बिना जांच के ही मुझे दहशतगर्द मान लिया गया। और साथ ही इमरान खान ने कहा कि 70% जनता मेरे साथ है, मैं देश छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। आर्मी चीफ ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। ना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, ना पता चला कि ये इसके पीछे कौन था, और एकदम जज, जूरी और एक्सिक्यूशन फैसला हो गया कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया है, उसमें औरतों को पकड़ लिया है, कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। यानी जिस तरह औरतों से बदतमीजी हुई है, ये कब हुआ है यहां इस मुल्क में? इसमें इन पीडीएम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब मेमो गेट में अमरीका को कह रहा था जरदारी के जनाब मुझे अपनी फौज से बचा लो, उसके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ बुलाना चाहता था, अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलविस है, उसके पैसे अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। वो जब होता है मौके बाहर भाग जाते। तो मेरा तो कोई बाहर नहीं जाना। तो मैं इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कामयाबी से वो काम कर रहे हैं जो मेरी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। तो सबके सामने है कि किस तरह पाकिस्तान आर्थिक तंगी और सियासी उथल पुथल से गुजर रहा है, और इसी उलझन के बीच पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए हैं। सड़क किनारे खाली जगह पर मुश्किल भरे दिन वो काटते रहे, लेकिन अब उनके ठिकानों पर सरकारी बुलडोजर चल गया है और अब वो फिर से खुले आसमान के नीचे तपती गर्मी में झुलस रहे हैं, और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुले आसमान के नीचे तपती धूप में पता नहीं कब तक ऐसे ही रहना होगा, या यहां से भी खदेड़ दिया जाएगा। सबकी भरी आंखों में बस यही सवाल, बेहतर जिंदगी की तलाश में पाकिस्तान से भारत आए तो यहां बुलडोजर चल गया। प्रशासन का कहना है कि इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अप्रैल से ही जो यूआईटी की कुछ प्राइम लैंड्स हैं जिस पे काफी एंक्रोचमेंट हो रहे थे, उस पे एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रही थी। हमने
अप्रैल 5 को भी लोक सूचना जारी करी थी। काफ़ी लोगों से समझाइश भी करी, पिछले हफ्ते से भी समझाइश चल रही थी, पर काफ़ी लोग नहीं माने। और जो कल अतिक्रमण हटाए गए थे वो ऐसे खसरों पे थे जो कि ऑलरेडी यूआईटी ने किसी को या तो अलॉट करी थी या वहाँ पे कोई पानी का कैचमेंट एरिया था। तो वो इस प्रकार के लैंड्स थे कि हमने लोगों से भी समझाइश करी कि आप अगर यहाँ बैठेंगे भी तो कल को आपको ये लैंड अलॉट करने पे भी यूआईटी को बहुत दिक्कत आएगी। तो उनसे समझाइश करने के प्रयास किए थे पर वो सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए कल एनक्रोचमेंट हटाए गए। हालांकि कलेक्टर से मुलाकात के बाद मामला सुलझने की बात कही जा रही है, लेकिन जोधपुर के बाद जैसलमेर में इस तरह की कार्रवाई से विपक्ष को मौका मिल गया है। कई दर्जन घरों को बेघर कर देना। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस ने तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में इनके लिए वादे किए थे, लेकिन इनको बिना नोटिस दिए हटा दिया गया। बिना नोटिस के अचानक बिना वैकल्पिक उनकी आवास सुविधा के मकान तोड़कर इस तपत में, इस गर्मी के अंदर बेघर कर देना, कई दर्जन घरों को बेघर कर देना, ये नौकरशाह की तानाशाही है। इनको किसकी सरपरस्ती है? मैं समझता हूं इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इन गरीब लोगों को, जिनका कोई आसरा नहीं, जो हिंदुस्तान में आश्रय स्थल के लिए आए थे, सहानुभूति के लिए आए थे, विस्थापित होकर आए थे, उनके प्रति सरकार को नरम रुख अख्तियार करना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है। ये लोग भारत की नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष पूरा हो उससे पहले ही उनके सामने नया संघर्ष शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को इजाजत दे दी है, मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सांड या बैलों की दौड़ जो है उसे जलीकट्टू, कंबाला या बैलगाड़ी दौड़ के रूप में देखा जाता है, उसकी अनुमति अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तमिलनाडु के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, क्या कुछ जानकारी आ रही है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, तमिलनाडु जलीकट्टू जिसमें सांडों की दौड़ होती है, इसके अलावा खम्बाला कर्नाटक का और महाराष्ट्र में बुल काट जो बैलगाड़ी की दौड़ होती है उसको मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने, और कहा है कि वो इस मामले में जो तीनों राज्यों ने जो कानून में बदलाव किया था, संशोधन किया था, उसको वैध ठहराया है। और कहा है कि जब विधायिका ने, राज्यों की विधायिका ने इसे मंजूरी दी है तो फिर अदालत इसमें दखल नहीं देगा। बहुत बड़ा मामला था ये जलीकट्टू को लेकर। लगातार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्रूरता करार दिया था और उसे क्वैश कर दिया था, लेकिन इसके बाद फिर संविधान पीठ में ये मामला भेजा गया। इस बीच तीनों राज्यों में कानून में संशोधन किया गया और अलाउ किया गया जलीकट्टू, कंबाला और बुलगाड़ी दौड़ को। और इसके बाद दोबारा से जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड और बाकी जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई। 18 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। करीब 5 महीने के बाद 5 जजों के संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। जलीकट्टू को तमिलनाडु में इजाजत दे दी गई है, कंबाला को कर्नाटका में और बुलगाड़ी दौड़ को महाराष्ट्र में इजाजत दे दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया है और कहा ये किसी भी तरह क्रूरता नहीं है, क्योंकि इस कानून से पशुओं के क्रूरता में कमी आई है। हालांकि कहा है कि राज्य सरकारें ये ध्यान दे के किस सख्ती से नियमों का पालन कराएं, और अगर कहीं पर नियमों का पालन नहीं होता है, पशुओं के साथ क्रूरता होती है, तो फिर उसमें उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब विधायिका ने ये मान लिया है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। तो बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो जलीकट्टू जो है वो संस्कृति, परंपरा, धर्म का हिस्सा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान लिया गया है और उसे वैध ठहराया गया है, क्योंकि कई सवाल जो थे वो उठ रहे थे कि यहाँ पर सांडों पर एक क्रूरता है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि ये गलत धारणा है। जलीकट्टू केवल एक खेल या मनोरंजन नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है।